नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बीपी की टेंशन क्या है सॉल्यूशन, इसमें आपका स्वागत है। देश में हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और परेशानी वाली बात यह है कि इसकी चपेट में ज़्यादातर कामकाजी लोग आ रहे हैं। WHO भी ये कह चुका है कि 63% मौतें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होती हैं, जिसमें से 27% मौतें सिर्फ और सिर्फ दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण होती हैं। लैंसेट की एक रिपोर्ट कहती है कि हाइपरटेंशन के मामले गांव के मुकाबले शहरों में ज़्यादा हैं और तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ये ऐसी बीमारी है जो अपने साथ साथ कई और बीमारियों को ले आती है। तो आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर अपने खास मेहमानों के साथ आज हम यही बात करेंगे कि आखिर आप कब ये पहचान पाएंगे या कब आपको ये पहचान लेना चाहिए कि आप हाइपरटेंशन या हाई बीपी के शिकार हो गए हैं और इसका इलाज है क्या। और दूसरी बड़ी बात कि आपको अपने खान पान, अपनी जीवन शैली में किस तरह से बदलाव लाने चाहिए जिससे कि आप हाइपरटेंशन या हाई बीपी की जद में ना आए। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हिंदुस्तान बड़ी तेजी से हाइपरटेंशन यानी बीपी का शिकार बन रहा है। लोगों पर काम का बढ़ता बोझ, खान पान की गलत आदतें, खराब लाइफस्टाइल जैसी कई वजहों के चलते लोग हाई बीपी के शिकार हो रहे हैं। हालात ऐसे हो चले हैं कि हाइपरटेंशन देश में होने वाली मौतों के 5 कारणों में से एक है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी भारत में तेजी से पैर पसारती इस समस्या पर चिंता जता चुका है। WHO के मुताबिक इंसान के शरीर का ब्लड प्रेशर आमतौर पर 120/80 mmHg रहना चाहिए, लेकिन अगर ये बढ़कर 140/90 mmHg का या इससे ऊपर का पहुंच जाता है तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। WHO कहता है कि भारत में 63% मौतें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती हैं, जिसमें से 27% मौतें सिर्फ दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण होती हैं और इसमें से करीब 50% लोग 40 से 69 साल के हैं। WHO कहता है कि लोग हाइपरटेंशन या दिल से जुड़ी बीमारियों को लेकर ज्यादा संजीदा नहीं है। जिन्हें बीपी है वो लोग भी समय पर अपना बीपी जांच नहीं करवाते, जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ जाती है। WHO के मुताबिक आज पूरी दुनिया में करीब 130 करोड़ बीपी के गिरफ्त में लोग हैं और 4 में से 1 पुरुष और हर 5 में से 1 महिला को ये बीमारी हो रही है। हालात आज ऐसे होते जा रहे हैं कि हाइपरटेंशन शहरों को अपने गिरफ्त में ले रहा है। द लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट कहती है कि हाइपरटेंशन के मामले गांवों के मुकाबले शहरों में ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि इसकी चपेट में ज्यादातर नौकरी पेशा लोग आ रहे हैं। हाइपरटेंशन दिल की बीमारियों का भी सबसे बड़ा कारण है। हाइपरटेंशन से लोगों को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा मौतें दिल की बीमारी से होती हैं। इसके साथ ही हाई बीपी किडनी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर लंबे वक्त तक हाई बीपी का इलाज नहीं हुआ या दवाई नहीं ली गई तो यह धीरे धीरे किडनी को खत्म कर देता है। हाई बीपी के कारण डिमेंशिया की शिकायतें भी बढ़ रही हैं। आज हर कोई अपने जेब में पड़े बटुए के साइज को बढ़ाने की फिराक में बेतहाशा भाग रहा है। शायद इसीलिए सेहत हाशिए पर जा रही है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन जैसे साइलेंट किलर बड़ी तेजी से अपनी जड़ें जमाता जा रहा है। और अगर वक्त रहते कुछ नहीं किया गया तो इसका असर आने वाली नस्लों पर भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप महाजन, प्रोफेसर हैं नेफ्रोलॉजी एम्स के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे बड़ा सवाल ये है, और आज हम ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से कई बीमारियों की जद में आप आ जाते हैं। तो सवाल ये है सबसे बड़ा ये कि कैसे आप ये महसूस करें, कैसे आप ये पहचानें कि आप हाइपरटेंशन या हाई बीपी की जद में आ गए हैं, आप हाई बीपी के शिकार हो गए हैं। इसका सीधा जवाब ये हो सकता है कि आप चेक कराएं और 140 से अगर ऊपर आपका रीडिंग आता है 140/100 तो आप समझें कि आपको हाई बीपी है। ये बड़ा आसान सिंपल तरीका हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एक रिपोर्ट आई है, इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव की एक स्टडी आई है और उसमें कहा गया है कि भारत में
हर 4 में से एक व्यक्ति हाई बीपी का शिकार है। हर 4 में से एक व्यक्ति हाई बीपी का शिकार है। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसमें से भी 50% लोग डायग्नोसिस ही नहीं करवाते हैं, अपनी जांच नहीं करवाते हैं, और जब तक जांच होती है तब तक बहुत देर हो जाती है। इसीलिए मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी आपसे यही होगा कि कैसे पहचानें वो कौन कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पर हम ये महसूस कर पाएं कि हाई बीपी के शिकार हो रहे हैं और तुरंत इसको ठीक किया जाए, तुरंत इसके लिए डॉक्टर से मिला जाए, या फिर जो बाकी प्रिकॉशन ले रहे हैं वो लिया जाए। कैसे महसूस किया जाए, क्या लक्षण दिखते हैं हाई बीपी के? जी बिल्कुल। देखिए, एक बहुत बड़ी बात यह है कि जनरली इसके लक्षण बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत कम ही लक्षण है जिनसे कि हम इसको पहचान सकते हैं। लेकिन फिर भी एक सरदर्द जो है एक ऐसा लक्षण है जो कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको होता है, और अक्सर सर के पीछे वाले हिस्से में या टॉप पे ऊपर के हिस्से में ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें सरदर्द रहता है। उसके अलावा बहुत सारे लोग आप ऐसे देखेंगे कि सुबह सोकर उठते हैं लेकिन थकान महसूस करते हैं, या दिन भर बहुत इरिटेटेड महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि शरीर में बहुत तनाव महसूस हो रहा है, खिंच रही हैं हमारी जो मांसपेशियां हैं या हमारी जो धमनियां वो उनमें खिंचाव महसूस होता है। तो ये भी एक परेशानी है जो हम देखते हैं। और अगर किसी में बहुत ज़्यादा हो जाए ब्लड प्रेशर तो उन लोगों में हम नोज ब्लीडिंग वगैरह भी देखते हैं, नाक से खून आ जाता है ऐसे लोगों को कई बार। तो ये ज़्यादातर कुछ ऐसी परेशानियां हैं, और क्योंकि ये परेशानियां ऐसी हैं जो आमूमन तौर पर भी हो सकती हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से हम ऐसा फील कर रहे हैं, या मौसम की वजह से हमें ऐसा लग रहा है, या कल हम समय से नहीं सोए थे इसलिए आज हमें ऐसा लग रहा है। तो इसी वजह से अक्सर हमने देखा है कि ये चीज़ नज़रअंदाज होती जाती है और हम इसकी तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और कई बार हमारे मन में ये धारणा भी रहती है कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ ये जो परेशानियां हैं ये ज़्यादातर बढ़ती उम्र के साथ होंगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि 50-60 की उम्र में होंगे तब जाकर के हमें ये दिक्कतें होंगी। लेकिन देखा जाए तो अब ये परेशानियां हम बहुत जल्दी उम्र में भी देखने लगते हैं। तो 30-40 की उम्र में भी अब ये दिक्कतें हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और भारत तो गढ़ बन चुका है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मामले यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। और इसीलिए हमें इस उम्र में भी, इस वक्त भी हमें सचेत होना बहुत ज़रूरी है। हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो तकलीफ़ें हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही हों। और ये एक ऐसी बीमारी भी है जिसका हमने यहाँ तक देखा है कि जानने के बाद भी लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर आज हमने दवा शुरू करी तो फिर हमें जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, या ठीक है जिस दिन ज्यादा सरदर्द हो रहा है या बहुत दिक्कत महसूस हो रही है तो उस दिन दवा खा लेते हैं, बाकी दिन दवा छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं। उन्हें लगता है कि आज हमें ठीक लग रहा है। और ये एक बहुत गलत ट्रेंड है जो हम करते हैं, ये एक बहुत गलत बात है। क्योंकि हमारे शरीर में जब ब्लड प्रेशर होता है तो वो हमारे को एक तनाव देता है। हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जो खून की धमनियां होती हैं, उनमें एक तनाव, एक खिंचाव आ जाता है, और जिसकी वजह से हमारे देखिए खून की जो धमनियां है वो पूरे शरीर के अंगों तक जाती है, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, हमारे सब अंगों में वो जाती हैं। और अगर सब जगह वो तनाव के साथ ब्लड को लेकर के जा रही हैं तो सभी अंगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कभी दवा खाएं कभी नहीं खाएं, या हमें पता है तो भी हम दवा ना खाएं। ये गलती जब हम करते हैं तो हम अपने पूरी बॉडी को एक टेंशन में रखते हैं। और ये रखना जो है, जैसे हमारे तनाव अगर बाहरी रूप में देखें तो बुरा होता है, हम अच्छे से सोच नहीं पाते, अच्छे से काम नहीं कर पाते, उसी तरह से हमारे शरीर के लिए भी वो तनाव नुकसानदेह होता है। इसलिए हमें ये लापरवाहियां नहीं करके हमें जो परेशानी है उसका निदान करना चाहिए, दवाइयां शुरू करनी चाहिए ताकि हम सही रहें और आगे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बिल्कुल, यस, ये आपने बहुत डिटेल में बताया कि आखिर लक्षण कौन कौन से हैं और कैसे इसको इग्नोर नहीं करना है। और ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही कि आमतौर पे लोग करते क्या है कि अगर एक बार बीपी की शिकायत हुई तो कुछ दिन दवाई खाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अब चूंकि जब आपकी बीपी ज़्यादा होती है, जब आप हाइपर टेंशन के शिकार होते हैं, तो सिर्फ आप हाई बीपी के शिकार नहीं होते हैं, क्योंकि जब हाई बीपी आपकी कंट्रोल में नहीं रहती है तो फिर ब्रेन, किडनी, ये तमाम तरह की दिक्कतें आपको आती हैं, हार्ट डैमेज की दिक्कतें आती हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर संदीप महाजन हैं, प्रोफेसर हैं नेफ्रोलॉजी एम्स के। संदीप जी, आपसे मैं सर ये समझना चाहता हूं, चूंकि हाई बीपी का एक सीधा कनेक्शन किडनी से भी है, और कहा यह जाता है कि जब बीपी आपके कंट्रोल में नहीं रहता है तो हार्ट को और किडनी को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो आप जरा बताएं सर कि हाई बीपी कब किडनी को डैमेज करना शुरू कर देता है, कितने लंबे वक्त तक
अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं रहता है तो वो आपके किडनी को शिकार बनाना शुरू कर देता है? देखिए, किडनी और ब्लड प्रेशर का एक बहुत ही, आप समझे, बहुत गहरा संबंध है। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, टाइटली कंट्रोल करता है। तो अगर किडनी खराब होती है तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये किडनी खराब होने के बहुत शुरू के लक्षणों में से एक है। और जब लंबी देर ब्लड प्रेशर रहे, चाहे वो 5 साल रहे, चाहे 10 साल रहे, तो वो किडनी के ऊपर उतना लोड डालता है जिसकी वजह से किडनी खराब होने लग जाती है। औसतन किडनी में चेंजेस, अगर आप अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रखें तो औसतन 2 से 3 साल में किडनी में चेंजेस आने लग जाएंगे, जो 5 से 6 साल में जाके इरिवर्सिबल होने चालू हो जाते हैं, मतलब परमानेंट होने लग जाते हैं, और जो लंबे समय तक जाके किडनी को डैमेज कर सकते हैं। अच्छा। तो जब हम किडनी और ब्लड प्रेशर का संबंध के बारे में बात करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किडनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करती है, और अगर किडनी खराब हो तब भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, और अगर लंबे समय तक ब्लड प्रेशर है तो वो भी बाद में जाके किडनी को खराब करता है। ये आपने बहुत बढ़िया बताया सर, लेकिन मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूं कि जो हाई बीपी की वजह से जो किडनी डैमेज होता है, क्या उसे हम एक्यूट कहते हैं या क्रॉनिक कहते हैं? ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, और आप उसको और अच्छे से समझा देंगे कि एक्यूट का मतलब कि रिवर्सेबल भी होता है, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट की वजह से या अचानक कहीं कुछ हो जाए उसकी वजह से जब आपका किडनी डैमेज होता है तो वो दोबारा रिकवर भी हो सकता है। लेकिन जब क्रॉनिक डिजीज में जब आपका किडनी डैमेज होता है तो वो शायद जितना डैमेज हो चुका होता है उतनी वो रिकवर नहीं होता है, उसके बाद भले उसको आप रोक दें दवाई से। तो जो बीपी की वजह से सर किडनी डैमेज होता है, क्या उसकी रिकवरी संभव होती है, या उसको हम एक्यूट माने या क्रॉनिक माने? आपने बिल्कुल सही सवाल किया। जैसे मैंने बताया, ज्यादातर लंबे समय से अगर ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ है, हल्का हल्का भी, तो वो आगे जाके किडनी को 5 या 6 साल में जाके इरिवर्सिबल या क्रॉनिक डैमेज की तरफ धकेल देता है। लेकिन एक कंपोनेंट होता है इसमें, जब ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा बढ़े, जिसे हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन या सीवियर हाइपरटेंशन कहते हैं, उसमें आंख की नस फटने का खतरा रहता है, हार्ट के फेल होने का खतरा रहता है, दिमाग की नस बंद होने का खतरा रहता है, और ऐसे ही किडनी का काम कम होने का भी खतरा रहता है। ऐसे केसेस में अगर हम ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आए संतुलित रूप में और धीमी गति से, तो ये सारे एंड ऑर्गन्स में डैमेज वापसी की जा सकती है, तो किडनी का काम भी वापस आ जाता है। तो ये जो है, ये एक बहुत छोटा कंपोनेंट है हाइपरटेंशन और किडनी के रिलेशनशिप में, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से किडनी खराब हो। तो ये कुछ कम मरीजों में होता है, लेकिन एक बात जाननी जरूरी है कि जिन पेशेंट्स में बहुत सीवियर या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, उसमें ज्यादातर हमें सेकेंडरी कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन मिलते हैं। तो जैसे अभी अब बात चल रही थी कि औसतन 3 से 50 साल, 3 से 60 साल की उम्र तक ब्लड प्रेशर पाया जाता है, इसे कई बार हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, या वो हाइपरटेंशन, वो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने का जिसका कोई कारण नहीं मिल रहा आसानी से। लेकिन कुछ कंपोनेंट सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है जिसमें कोई मूल कारण और है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा है। जैसे किडनी डिजीज मैंने आपको बताया, कई एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। किडनी में अगर ब्लड सप्लाई पूरी ना हो तब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो जो पेशेंट सीवियर हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के साथ है, उनमें ये सेकेंडरी कॉजेस खोजना भी बहुत जरूरी होता है। यस, ये आपने बहुत डिटेल में समझा दिया है, और हम आपको बहुत ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको आसान भाषा में ये समझाया जाए कि हाइपरटेंशन या हाई बीपी है क्या और कैसे इससे हमें आपको बचना है। अब स्वाति जी, एक बड़ा सवाल मैम ये आता है कि रीडिंग में तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है या फिर आप लोग भी बताती हैं कि 120/80 ये सबके दिमाग में फिट रहता है कि अगर ये रीडिंग आपकी आ रही है बीपी की तो आपकी ठीक है, और इससे ऊपर है तो ज्यादा है, कम है तो लो बीपी है। अब जरा आप इसमें मुझे ये बताएं कि हाइपरटेंशन की श्रेणी में कैसे कोई समझे कि वो रीडिंग के आधार पे कि वो हाई बीपी का शिकार हुआ है, और मान लीजिए किसी का 130/90 है या 135/95 है, क्या वो कंट्रोल बीपी मानी जाएगी, या अगर 120 से थोड़ा सा भी ज्यादा है तो वो अनकंट्रोल है? इसको जरा आंकड़ों में समझाएं मैम, क्योंकि आंकड़ों को लेकर लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 120/80 का हम एक नॉर्मल लेवल मान के चलते हैं कि अगर यहाँ तक आपका ब्लड प्रेशर है और इसके नीचे अगर रह रहा है तो आप ठीक हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद 120 से लेकर के 139 तक की जो रेंज ऊपर वाली है और 80 से लेकर 89 तक की जो नीचे की रेंज है, इसको हम जो है हाई रिस्क बोलते हैं। इसको ऐसा बोलते हैं कि अगर इस रेंज में आपका ज़्यादा समय तक बीपी चलता है तो इसका मतलब कि आप और ज़्यादा आगे चलकर हाइपरटेंसिव रेंज में जा सकते हैं, जो कि 140/90 की रेंज हम मानते हैं कि अगर उससे ऊपर आ रहा है तो हम उसे फिर फुल ब्लोन हाइपरटेंशन मानते हैं। अब ये जो एक हाई जो रिस्क की रेंज है, जो बीच की एक रेंज है, इस रेंज में खास तौर से इसलिए रखा गया है कि इसमें अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, अगर इसमें हम अपने खान पान को, अपने वेट को, अपने जो हमारी हैबिट्स हैं उनको अगर चेंज करें तो फिर दवाइयों की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी और आप यहां से ही रिग्रेस करके वापस 120/80 के नीचे आ सकते हैं और आपको दवाई की जरूरत ना पड़े। तो ये एक ऐसी रेंज बनाई गई है जिसमें अगर हम सचेत हो जाएं, एक्टिव हो जाएं और अपनी बॉडी के प्रति सचेत हो जाएं तो हम अपने ब्लड प्रेशर को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक इस रेंज में भी रहे या इससे ऊपर वाली रेंज में रहे, तब फिर हम लोग ये बात करते हैं कि अब दवाइयां शुरू करनी पड़ेंगी, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप उसे नहीं कंट्रोल कर पा रहे या आप वो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम रह सके। अब अलग अलग डिजीजेस में हम ब्लड प्रेशर का जो टारगेट होता है वो हमारा अलग अलग भी रहता है। जैसे किडनी के पेशेंट्स हैं या स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं या हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं जिनको पहले परेशानियां रही, तो उनमें हमारी जो रेंज होती है, जिस रेंज पर हम ला करके ब्लड प्रेशर को रोकना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो फर्क रहता है। लेकिन अगर हमारी जनरल बात अगर हम करें, आमतौर पर अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो हमारा गोल यही रहता है कि हम 130/90 के नीचे जो है ब्लड प्रेशर को रख पाए। समवेयर अराउंड इस रेंज में अगर हमारा ब्लड प्रेशर रहे तो हम लोग उससे खुश रहते हैं और हमें फिर बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती। लेकिन दिक्कत दो चीजों में होती है, एक अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं आपके ब्लड प्रेशर में, या दूसरा आपका परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, तो जरूर हमें जो है फिर चिंता होती है और हम दवाइयों को बढ़ाने या टाइट्रेट करने के बारे में सोचते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। ये आपने बहुत सही बात कही कि ये रीडिंग भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इसको लेकर भी कंफ्यूज होते हैं। अब संदीप जी एक बात बताएं सर, जो बात अभी स्वाति जी ने बताया कि नॉर्मल लोगों में क्या रेंज होना चाहिए और अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज के शिकार हैं तो उनका रेंज क्या होना चाहिए। तो चूंकि आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी के डॉक्टर हैं, तो आप जरा बताएं कि किडनी का अगर कोई पेशेंट है क्रॉनिक किडनी डिजीज का, तो उनका सर बीपी का रेंज क्या रहना चाहिए। देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ज्यादा टाइट रखना होता है किडनी डिजीजेस में। एक तो डायबिटीज या मधुमेह की परेशानी साथ में है या नहीं है, और दूसरा किडनी के रास्ते प्रोटीन जा रहा है या नहीं जा रहा। क्योंकि दोनों ही केसेस में अगर हम अब ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ जैसा ज्यादा रखेंगे तो किडनी पे लोड कम पड़ेगा और इससे आगे जाके किडनी की डैमेज स्लो हो जाएगी, प्रोग्रेशन जो किडनी डिजीज का है वो धीरे हो जाएगा। तो इसके चलते इन दो सिचुएशंस में अगर आपको डायबिटीज की परेशानी है या आपके किडनी के रास्ते प्रोटीन जा रहा है, तो हम कोशिश करते हैं ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली 130/80 से नीचे रखें। 120/80 तक भी टारगेट कर सकते हैं और बहुत कम केसेस में 110/70 तक भी। तो बट ऑन एन एवरेज ज्यादातर पेशेंट्स में 130/80 से नीचे ही ब्लड प्रेशर टारगेट करते हैं। नॉर्मल सिचुएशंस में जैसे स्वाति जी ने बताया, कई बार 80, 84, 90 तक भी हम कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लेते, मेडिसिन नहीं इंक्रीज करते। लेकिन अगर किडनी डिजीज है या आपको डायबिटीज है तो कोशिश करते हैं ब्लड प्रेशर 130 या 80 के नीचे की ही रेंज में रखें। एक सिचुएशन और आती है जिसमें हम कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, खाली जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर ठीक है। ये सिचुएशन ज्यादातर उम्र के साथ आती है। अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो ये बहुत कॉमन सिचुएशन आ जाएगी कि आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर 160, 150 या 170 है और नीचे का ब्लड प्रेशर 60 से लेके 80 के बीच में या 84 के बीच में। तो इसको आप क्या कहिएगा? इसे भी हम हाइपरटेंशन ही कहते हैं और इसमें भी हमारा टारगेट यही होता है कि जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है उसको 140 तक ले। तो इसमें हम नीचे वाले ब्लड प्रेशर पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं जी जैसे ही हम कहते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर नीचे वाला 70 से नीचे आ जाता है तो हमें लगता है ब्लड प्रेशर कम हो गया। लेकिन एज के साथ साथ क्योंकि वेसल सख्त हो जाती है, तो इसलिए जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो इतना रेलेवेंट नहीं रहता एज के साथ साथ, और हमें ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को ही टारगेट 140 का रखना होता है।
स्वाति जी, अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अब आप ये बताएं कि बीपी कंट्रोल में रहे, बीपी की दिक्कत ना हो, हाई बीपी के शिकार ना हो, इसके लिए किसी को क्या करना चाहिए? बिल्कुल देखिए, ये बात तो हमने कर ली कि कुछ लोगों में एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, यानी कि हमें कॉज नहीं मिलता, फैमिलियल हो सकता है, पहले माँ बाप को था और अब जो है बच्चों में हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की तकलीफ दिख रही है। कुछ हमने ये भी बात कर ली कि अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, किडनी डिजीज है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उनको ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब आम आदमी के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमें हाइपरटेंशन की तरफ ले जा सकते हैं? सबसे पहली चीज है ओबेसिटी, मोटापा। अगर आपने अपना वेट कंट्रोल नहीं कर रखा है तो बहुत हाई चांस है कि आपको आगे चल के ब्लड प्रेशर हो सकता है। दूसरी चीज है कि अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आपका ज्यादातर काम जो है वो बैठे रहने का है या दिन भर में आपने कोई अपने लिए एक्सरसाइज रिजीम नहीं रखा हुआ है, तो ये एक ऐसी परेशानी है जो ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाएगी। या जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, टोबैको का सेवन करते हैं या एल्कोहल लेते हैं, उन लोगों में भी हम ब्लड प्रेशर की परेशानी ज्यादा देखते हैं। और अगर डाइट की बात करें तो अगर आप नमक का सेवन ज्यादा करते हैं, और वही बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप पोटेशियम का सेवन कम कर रहे हैं, तो इन दोनों ही सूरतों में ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। और उसके बाद एक वर्ग हम मानते हैं कि जिनको की डायबिटीज है, ये भी एक ऐसा वर्ग है जिनमें कि हम ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा मतलब बहुत कॉमनली देखते हैं कि ब्लड शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर की परेशानी भी सामने आ जाती है। तो अगर और उसके बाद एक आखिरी चीज जो रह जाती है वो है तनाव, वो है स्ट्रेस, जो हमें जीवन में धीरे धीरे अगर हम उसे बिल्ड ऑन करते रहेंगे अगर हमारी लाइफ में, तो फिर वो भी हमें ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाता है। तो मोटापा हो गया, हमारी डाइट हो गई, हमारा एक्सरसाइज हो गया, हमारा स्ट्रेस हो गया। अगर हम इन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे, अगर हम इन चीजों की तरफ ध्यान रहे, तो हम ब्लड प्रेशर से जरूर बच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने बताया कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि आप हाइपरटेंशन या हाई बीपी के शिकार ना हो। लेकिन संदीप महाजन जी, आपने एक शुरुआत में एक महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि अगर एक तो अगर आपकी बीपी कंट्रोल में नहीं है तो उससे आपका किडनी डैमेज हो सकता है, या फिर किडनी अगर डैमेज है तो उससे आपका बीपी अनकंट्रोल हो सकता है। तो किडनी डैमेज ना हो, क्योंकि एक बड़ा रीजन आपने बताया, किडनी का भी बीपी से बहुत गहरा रिलेशन है। तो किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए ताकि किडनी की वजह से बीपी की दिक्कत ना हो? देखिए, मूल मंत्र किडनी डैमेज बचाने का भी वही है जो ब्लड प्रेशर का है। बेहतर जीवन शैली, खाने में नमक कम, स्मोकिंग तंबाकू से बचाव रखें, वजन कम रखें। अगर हम ये ही मूल मंत्र अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, तो जितने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम है, सबको खत्म करने का मूल मंत्र यही है, एक हेल्दी जीवन शैली, एक स्वस्थ जीवन शैली, जिसमें योग भी है, व्यायाम भी है, हेल्दी डाइट भी है, नमक की मात्रा कम है, और किसी भी तरह तंबाकू, अल्कोहल या स्मोकिंग से परहेज। ये कुछ चीजें हैं जो हमारी जीवन शैली में अपना लें और इनको अपने साथ रखें, तो हम ज्यादातर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से, जो आपने बताया, बच सकते हैं। ओके, हाँ, यस। तो मतलब आपको अपनी जीवन शैली को ठीक रखना है, खान पान पे कंट्रोल रखना है, खान पान पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी है, उसको कभी आप इग्नोर ना करें। एक छोटा सवाल स्वाति जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई हाई बीपी का शिकार है और बीपी की दवाई ले रहे हैं, तो क्या बीपी की दवाई ताउम्र लेनी चाहिए, या मान लीजिए किसी ने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने दवाई ली और उसके बाद बीपी कंट्रोल में है, तो क्या दवाई छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं? देखिए, दवा अपने आप से कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और दवा छूट सकती है ये आपके अपने हाथों में ही है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे, अगर आप जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि अगर आप अपना वेट कम करेंगे, एक्सरसाइज, डाइट, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, तो देखा गया है, स्टडीज ने साफ तौर से दिखाया है कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं तो जिन फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, हर फैक्टर जो है हमारे ऊपर के ब्लड प्रेशर और नीचे के ब्लड प्रेशर दोनों की जो वैल्यूज हैं उनमें कमी ले आता है, और लगभग 6-6, 7-7 जो वैल्यूज हैं वो कम हो जाती है। तो अगर हम यहाँ काम करें तो धीरे धीरे हमारी दवा की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, और शायद हमें दवा की जरूरत ना रहे। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में आखिरी सवाल संदीप जी आपसे कि ये तो हमने हाइपरटेंशन की बात की, हाई बीपी की बात की सर,
लो बीपी से भी कोई दिक्कत होती है क्या, और अगर लो बीपी लंबे समय तक रहे तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? देखिए, लो बीपी ज्यादातर मन की धारणा है। कुछ कारण हो सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गए, बहुत ज्यादा अच्छा। स्वेट, पसीना छूट गया, दस्त लग गए, या कोई ऐसी परेशानी होगी कि आप अपना पानी का इंटेक पूरा नहीं कर पाए, तब उस केसेस में लो ब्लड प्रेशर रहता है। लेकिन वो जी। साधारण रूप से बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, उसका कोई कारण होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। बहुत कम ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ब्लड प्रेशर बिना कारणवश लंबी देर के लिए कम हो। ज्यादातर ये सिर्फ धारणा है कि मेरा ब्लड प्रेशर ओके, 110-70 हो गया तो ये कम है और मुझे चक्कर यस, आने यस। लग गए हैं। हर बॉडी का अपना ब्लड हाँ, प्रेशर है। हाँ। किसी के लिए ठीक बात 110-70 है। ठीक रहेगा, किसी के लिए जी, 120-80 जी। ठीक रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आपका ब्लड प्रेशर 120-80 से है तो वो लो ब्लड राइट, प्रेशर हो गया। ज्यादातर लो ब्लड प्रेशर में अगर आप खड़े होंगे तो ठीक आपको बात है। खड़े होने पे जी, चक्कर जी, आएंगे। जी। लेकिन ओके। जैसे मैंने कहा, उसका हाँ। कोई ना कोई कारण आपको पहले मिल हाँ। जाएगा कि आपका पानी की मात्रा ठीक नहीं रही, या कोई ऐसे कारण से है कि आपका यस, वाटर लॉस हो यस, रहा है, यस, वॉल्यूम सर। लॉस हो रहा है। अदरवाइज लो ब्लड प्रेशर ज्यादातर मन की धारणा। हाँ, बहुत कम बीमारियां जिसमें ब्लड यस, प्रेशर बहुत कम होता है, शुक्रिया। वो मैं बता के आप लोगों को जी, जी। कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ओके सर, राइट सर, राइट सर। बहुत शुक्रिया संदीप महाजन जी आपका, और स्वाति माहेश्वरी जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में ये बताने के लिए कि हाइपर टेंशन से यानी हाई बीपी से आपको कैसे बचना है, और अगर आप उसकी जद में आ जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या सावधानियां रखनी है।